हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बर्मन क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह है मैथ पेडागोजी। फ्रेंड्स, ये सीटेट और एमपीटेट जैसी परीक्षाओं में पूछी जाती है। आप जानते हैं कि हमारे सीटेट में 75 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है, जिसमें हम 15 नंबर की पेडागोजी मैथ सब्जेक्ट से कवर करेंगे। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो और वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें। और अगर आपने अभी तक हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जैसी पेडागोजी नहीं पढ़ी तो हमने इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है, तो आप वहां से जाकर जरूर देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आने वाली वीडियोज की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो आइए फ्रेंड्स, अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैथ पेडागोजी में हमारा जो पहला चैप्टर है वह है गणित की प्रकृति। तो फ्रेंड्स, हम गणित की प्रकृति में पढ़ेंगे पॉइंट। गणित में अमूर्त प्रत्यय को मूर्त रूप से परिवर्तित किया जाता है। दूसरा, गणितीय रूप, संप्रत्यय, संकेत गणित की भाषा को जन्म देते हैं। यह तार्किक होती है और दृष्टिकोण का विकास करती है। फ्रेंड्स, समझाने का मतलब यह है कि हमें मान लीजिए किसी कमरे का क्षेत्रफल निकालना है तो वह हमारे लिए अमूर्त होता है, परंतु जब हम कुछ गणितीय संप्रत्यय संकेतों की सहायता से कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं तो वह हमारे लिए मूर्त हो जाता है। तो आप यह पॉइंट अब समझ पाए होंगे कि गणित में अमूर्त प्रत्यय को मूर्त रूप से परिवर्तित किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हम गणितीय पाठ्यक्रम। फ्रेंड्स, गणितीय पाठ्यक्रम में गणित का क्या अर्थ होता है वह हम जान लेते हैं। एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है। इन तत्वों को मूर्त रूप से परिभाषित किया गया है। फ्रेंड्स, मैंने जो ऊपर बताया कि जब हमें किसी कमरे का क्षेत्रफल निकालना है तो वह हमारे लिए अमूर्त होता है, और जब हम उसे गणित के संकेत और संप्रत्यय के माध्यम से निकाल लेते हैं तो वह हमारे लिए मूर्त हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे गणित संबंधी अवधारणाएं। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल पीडीएफ एकदम टॉपिक वाइज बनी है, चैप्टर वाइज, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। आपको प्रत्येक टॉपिक से जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो लिए गए हैं, इसमें कुछ भी छोड़ा नहीं गया। इसमें हम देखेंगे गणित गणना का विज्ञान है, यानी गणित गणना का विज्ञान है। गणना मतलब गणित से होता है, जो हम काउंटिंग करते हैं वही हमारी गणना होती है। गणित गणना का विज्ञान है, यह यथार्थ विज्ञान है। अब फ्रेंड्स, यथार्थ का मतलब होता है कि यह पूर्णतः सत्य है, इसमें त्रुटियां नहीं होती। गणित माप तौल मात्रा का भी विज्ञान है। गणित में वातावरण से संबंधित वस्तुओं के पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है, यानी वातावरण में जो भी क्रियाएं होती हैं, जो भी दैनिक जीवन की हमारी दिनचर्या क्रियाएं होती है, उनमें कहीं ना कहीं गणित भी अपना योगदान देता है। यह आज्ञात्मक तथा प्रयोगिक होती है, मतलब प्रयोगों द्वारा सीखी जाती है। अगला है गणित तर्कपूर्ण सोच का विकास करती है और संदेह को खत्म कर निश्चित स्तर तक पहुंचती है। फ्रेंड्स, ये संदेश नहीं है, संदेह है, ध्यान दें। कहने का मतलब यह है कि जैसे हम किसी कमरे के क्षेत्रफल का अनुमान लगाते हैं तो फ्रेंड्स वह निश्चित नहीं होता, वह संदेह भरा होता है। परंतु जब हम किसी गणितीय संकल्पनाओं या संकेतों के माध्यम से सही क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो वह हमें एक निश्चित स्तर तक पहुंचाता है। अगला है हमारा गणित को विज्ञान विषयों की आधारशिला माना जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नक्षत्र शास्त्र में आयतन, घनत्व और क्षेत्रफल, परमाणु संबंधी गणनाएं करनी पड़ती हैं। तो आप जानते हैं कि इन सभी में कहीं ना कहीं गणित का योगदान जरूर होता है। जब भी आप घनत्व निकालेंगे आप गणित का सहारा लेंगे, आयतन निकालेंगे आप गणित का सहारा लेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपको गणित का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए गणित को विज्ञान विषयों की आधारशिला भी माना जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, गणित का मानव जीवन से सीधा संबंध होता है, यानी किसी भी क्षेत्र में गणित हमारी किसी न किसी रूप में मदद करती है, चाहे वो बैंकिंग हो, इंजीनियरिंग हो, चिकित्सा हो या आय व्यय, तौल माप आदि किसी भी रूप में हो, गणित हमारी मदद करती है और इसका मानव जीवन से सीधा संबंध होता है। मतलब आप किसी भी क्षेत्र पर हो, किसी भी क्षेत्र पर कार्य कर रहे हो, आपका संबंध गणित से जरूर होता है। आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे गणित बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण यानी विशेष प्रकार से सोचने का एक दृष्टिकोण पैदा करती है। गणित हमें अनुशासित करती है। फ्रेंड्स, ये स्वयं में अनुशासित होती है, इसलिए गणित हमें अनुशासित करती है। नैतिकता के विकास में सहायक होती है। गणित के माध्यम से ही छात्रों में अनुशासित क्रमबद्ध ज्ञान को बढ़ाने में हमें सहायता मिलती है। आगे हम देखेंगे गणित का महत्व। फ्रेंड्स, गणित के महत्व में बौद्धिक मूल्य, नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करने में गणित अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। मतलब मान लीजिए कि आप किसी दुकान में जाते हैं और आपने 50 रुपए का सामान खरीदा और दुकानदार आपको 100 रुपए की नोट में 70 रुपए वापस करता है, और जब आप ईमानदारी के साथ उसके पैसे वापस कर देते हैं तो वहाँ हमारी बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सभी प्रकार के मूल्य देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, गणित इनमें विशेष
महत्वपूर्ण अपना योगदान देता है। प्रयोग, दृष्टिकोण, अनुशासन, जीविकोपार्जन संबंधी मूल्यों को बढ़ाने में भी गणित की आवश्यकता पड़ती है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे गणित की भाषा। फ्रेंड्स, गणित स्वयं में एक भाषा होती है जिसके खुद के सूत्र होते हैं और संकेत होते हैं, तो ये इसे किसी अन्य भाषा की ज़रूरत नहीं होती। वो बात अलग है कि आप इंग्लिश वाले विद्यार्थी हैं तो आप इंग्लिश में इसको लिख डालें और हिंदी वाले हैं तो आप हिंदी में लिख डालें, परंतु गणित की अपनी खुद की एक संकल्पना होती है, खुद के उसके सूत्र होते हैं और खुद के उसके कॉन्सेप्ट होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि गणित स्वयं में एक भाषा है। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। फ्रेंड्स, यह पॉइंट विशेष ध्यान दें क्योंकि यह महान गणितज्ञ हॉन्ग बेक का कथन है। आगे बढ़ेंगे, सामुदायिक गणित। अगला चैप्टर हमारा सामुदायिक गणित है। अब सामुदायिक गणित का मतलब क्या होता है? फ्रेंड्स, आपके दैनिक जीवन में जो दिनचर्याएं होती हैं तो गणित से संबंधित कहीं ना कहीं होती हैं, और जो भी हम लेन देन करते हैं, आय व्यय करते हैं, तो वह हमारा सामुदायिक गणित होता है। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ते हैं इसको। सामुदायिक गणित का आशय व्यवहारिक गणित से होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसे समाज में विभिन्न तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे सामुदायिक गणित उनकी मदद करते हैं। जैसे व्यापारी और उद्योगपति जितने होते हैं, ये जो भी व्यापारी होगा, छोटा हो या बड़ा हो, वह सामुदायिक गणित का प्रयोग करता है और अपने व्यापार को आगे ले जाता है। अगला हमारा चैप्टर है मूल्यांकन। फ्रेंड्स, मूल्यांकन का मतलब क्या होता है? तो जब भी आप किसी, मान लीजिए आपने कभी किसी परीक्षा का आयोजन किया अपने विद्यालय में, तो जो परीक्षा का प्रथम चरण यानी परीक्षा आयोजित करने से लेकर अंतिम परिणाम यानी रिजल्ट घोषित होने तक के मध्य की जितनी भी क्रियाएं होती हैं वह हमारी मूल्यांकन होती हैं। अब ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला हमारा मापन, जिसको हम संख्यात्मक कह सकते हैं, मूल्य निर्धारण, इसमें गुणात्मक चीज़ें होती हैं। तो आप ध्यान दें कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है और ये जिन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, जैसे हमने कहा संख्यात्मक, तो संख्यात्मक में मूल्यांकन आप लिखित रूप में करते हैं, मौखिक रूप से और प्रायोगिक रूप से करते हैं। और जो हमारा गुणात्मक होता है, गुणात्मक में हम साक्षात्कार के माध्यम से, संचय अभिलेख के माध्यम से मूल्यांकन करते हैं। फ्रेंड्स, जो संख्यात्मक मूल्यांकन होता है यानी मापन जो होता है, इसमें हम मौखिक, लिखित और प्रायोगिक रूप से मूल्यांकन करते हैं। और जो गुणात्मक होता है तो इसमें हम इंटरव्यू के माध्यम से और संचय बारंबारता के माध्यम से, अभिलेख के माध्यम से या सीधे प्रश्न उत्तर के माध्यम से मूल्यांकन करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने समझा कि मूल्यांकन किस प्रकार कार्य करता है। तो अब यह भी ध्यान दें कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। आगे हम देखेंगे मूल्यांकन के उद्देश्य क्या हैं। फ्रेंड्स, छात्रों व अध्यापकों की कार्यकुशलता मापन करना, यानी छात्र ने कितना पढ़ा, किस प्रकार उसका हम कार्यकुशलता का मापन करते हैं, वह हमारे मूल्यांकन का उद्देश्य है। साथ ही हम अध्यापकों की कार्यकुशलता का भी मापन करते हैं। पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली में आवश्यक सुधार करना हेतु, मान लीजिए जब हम मूल्यांकन करते हैं तो उसमें कभी ना कभी बालक त्रुटियां करते हैं, अध्यापक भी त्रुटियां करते हैं, तो हम उन सभी को, हमें कुछ शिक्षण विधियां होती हैं उनको परिवर्तित करना चाहिए, पाठ्यक्रम में और क्या सुधार करने चाहिए। तो इन सभी के लिए मूल्यांकन जरूरी है। व्यवहार संबंधी परिवर्तनों की जाँच करने के लिए बालकों को प्रोत्साहित करने के, मूल्यांकन का उद्देश्य बालकों को प्रोत्साहित करना भी होता है। निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षा पर बल देना भी होता है। अब फिर निदानात्मक क्या होता है, उपचारात्मक क्या होता है, ये हमने अगले चैप्टर में इंक्लूड किया है, तो अभी पढ़ेंगे इसको। आप आगे बढ़ें, देखें मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ी। फ्रेंड्स, मूल्यांकन के द्वारा बच्चे की अधिगम क्षमता, दृष्टिकोण, रुचि आदि का पता लगाया जा सकता है, जिससे पाठ्यक्रम में सुधार हो सके। यानी मूल्यांकन हम इसीलिए करते हैं कि बालक जो भी पढ़ता है, जो भी सीखता है, जो रुचि लेता है या नहीं लेता, हम उन सभी चीज़ों के बारे में पता कर सकते हैं। इसलिए हम मूल्यांकन करते हैं फ्रेंड्स, जिससे कि हम कुछ ना कुछ उस पर सुधार कर सके, यानी पाठ्यक्रम में बदलाव हो सके, सुधार कर सके, हम अपनी शिक्षण विधियों को बदल सके, इसलिए हम मूल्यांकन करते हैं और यह इसलिए आवश्यक होता है। हम देखेंगे मूल्यांकन विधियाँ। मूल्यांकन विधियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक संख्यात्मक या परिणात्मक विधि द्वारा और एक गुणात्मक विधि द्वारा। संख्यात्मक विधि में हमारे कौन कौन सी आती हैं? लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा और प्रयोगात्मक परीक्षा। और जो हमारी गुणात्मक विधि होती है, इसमें निरीक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली, संचयी अभिलेख और जांच सूची के माध्यम से हम मूल्यांकन करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मूल्यांकन की कुछ विधियां हैं, आप इनको विशेष ध्यान दें और नोट जरूर कर लें। आगे देखेंगे शिक्षण की समस्याएं। अगला चैप्टर है हमारा शिक्षण की समस्याएं। फ्रेंड्स, विद्यालय में सुविधा का अभाव जब होता है तब शिक्षण में हमें समस्या होती है। उदासीनता, जब बालक उदास होगा तब उसे समस्या होती है। हीन भावना, मान लीजिए किसी बालक ने आपने उसको
हल करने के लिए कोई प्रश्न दिया, उसने उसका गलत उत्तर निकाला, तो आप उसको इतना डांट दें कि उसके अंदर हीन भावना आ जाए कि हमें तो मैथ आती ही नहीं, हमें पढ़ना ही नहीं है। तो हमें ऐसा नहीं करना कि हीन भावना आए। आत्मनिर्भरता की कमी, यानी उसमें एक आत्मनिर्भरता नहीं है जिसके कारण वो चीज़ों को बार बार गलत करता है। सही निर्देशन का अभाव, यानी अध्यापक भी कहीं ना कहीं गलती करते हैं जो सही उचित निर्देश नहीं दे पा रहे हैं। तो ये समस्याएं, शिक्षण की कुछ समस्याएं होती हैं। आगे बढ़ेंगे, इनको हम कैसे दूर कर सकते हैं उस पर बात करेंगे। अध्यापक को बाल केंद्रित होकर उसको सही निर्देश देने चाहिए, यानी जो हमारी शिक्षा होती है वो बाल केंद्रित शिक्षा है। तो अब ध्यान दें कि अध्यापक को हमेशा बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर देना है और सही निर्देश देने चाहिए। नई शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। अगर बालक को एक विधि से समझ में नहीं आता तो हमें बार बार अलग अलग नई तकनीक, नई विधियों का प्रयोग करना चाहिए जिससे बालक को हम आसानी से समझा सके। विषय वस्तु को रुचिकर बनाना चाहिए। आप किताबी ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़ें जिससे बालक रुचि लेने लगे और वह चीज़ों को आगे समझने लगे। अगला चैप्टर है गणितीय शिक्षण की त्रुटियों का विश्लेषण, यानी गणितीय शिक्षण की त्रुटियां हैं, उनका विश्लेषण किस प्रकार होता है। तो गणितीय अधिगम में होने वाली त्रुटियां। फ्रेंड्स, गणित संप्रत्यय में अंतर ना कर पाना। अब संप्रत्यय क्या होता है? संप्रत्यय होता है हमारा कॉन्सेप्ट, यानी जैसे आपसे कहा जाए गाय, तो अब गाय को देखते ही आपके दिमाग में तुरंत एक चित्र बन जाता है, यानी गाय को लेकर आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। और जब आपसे किसी ऐसे अमूर्त चीज़ की बात की जाए जिसको आपने देखा ही नहीं, तो आप उसके बारे में कॉन्सेप्ट अपना क्लियर नहीं कर पाते। तो जो गणितीय संप्रत्यय होते हैं, अंतर ना कर पाना, चिन्हों का गलत प्रयोग करते हैं, उन्हें सही से ना समझ पाना, इकाई दहाई का सही से ज्ञान ना होना, जोड़ घटाव गुणा भाग जैसी क्रियाओं में आत्मविश्वास ना होने की वजह से त्रुटि करना, आरोही अवरोही क्रम में त्रुटियां करना, अंश और हर में समझ ना होना। फ्रेंड्स, इस प्रकार की प्राइमरी में बालक त्रुटियां करता है, हमें इन्हें किस प्रकार दूर करना चाहिए आगे हम देखते हैं। फ्रेंड्स, त्रुटियों के कारण क्या होते हैं? समस्या का विश्लेषण संश्लेषण करने की कमी, जागरूकता का अभाव होना, यानी समस्या कहाँ आ रही है और किस प्रकार वो गलती कर रहे हैं उनके बारे में वो विश्लेषण नहीं कर पाते, जिसके कारण वो त्रुटियां करते हैं। उनमें जागरूकता नहीं होती, इसलिए त्रुटियां नहीं कर पाते। और विषय वस्तु में रुचि ना होना, बालक जब तक किसी विषय वस्तु में रुचि नहीं लेगा तब तक वो उसको अच्छे से नहीं समझ सकता। तो विषय वस्तु में हमें रुचिकर बनाना है और बालक को किताबी ज्ञान से बाहरी ज्ञान की ओर जोड़ने की कोशिश करनी है। सही निर्देशन का ना मिलना, यानी जो अध्यापक है कहीं ना कहीं वो भी गलती करते हैं। बालक को अगर सही निर्देश नहीं मिलता तो वह पाठ्यक्रम में रुचि नहीं लेता और वो जो चीज़ें सीख सकता है उनसे भी वो दूर हो जाता है। अब फ्रेंड्स, इनको हम दूर कैसे कर सकते हैं आगे देखेंगे। दूर करने के उपाय, अध्यापक द्वारा उन्हें मोटिवेट रखना। बालक को आप जितना मोटिवेट रखेंगे उतना वो चीज़ों पर अपनी पकड़ बनाएगा और उतना उन चीज़ों को अच्छे से पढ़ने का करने का प्रयास करेगा। विषय वस्तु को रुचिकर बनाना, आप जितना विषय वस्तु को रुचिकर बनाएंगे बालक उतना ज़्यादा उन सब चीज़ों को पढ़ने में आनंद प्राप्त करेगा। होने वाली त्रुटियों का पता लगाकर उनका उपचार करना, यानी बालक कहाँ गलतियाँ करता है, कौन सी त्रुटियाँ करता है, उनके बारे में हम पता लगाएं और फिर उनका पता लगाने के बाद हम उपचार करें। तो वो इस प्रकार से हम कुछ इन त्रुटियों को दूर कर सकते हैं। अब है हमारा अगला चैप्टर निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। फ्रेंड्स, निदानात्मक परीक्षण क्या होता है? मान लीजिए जैसे कोई बच्चा कोई गलती करता है और हम उन गलतियों का जो जिन परीक्षणों के माध्यम से पता लगाते हैं वह हमारा निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। यानी निदानात्मक परीक्षण का सीधा सीधा मतलब होता है समस्या का पता लगाना। यह एक प्रकार के बच्चे में गणितीय अधिगम संबंधी समस्याओं को पता करने का परीक्षण होता है। फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए आपकी तबीयत खराब होती है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर पहले आपको कौन सी बीमारी है उन सभी का पता लगाता है, तो वह हमारा निदानात्मक परीक्षण होता है। और जब पता लगाने के बाद आपकी समस्याओं को पहचानने के बाद वो जब आपका उपचार करता है यानी आपको दवा देता है, तो वह हमारा उपचारात्मक परीक्षण होता है। फ्रेंड्स, उपचारात्मक परीक्षण को हम और देखते हैं एक बार। ये समस्या को दूर करता है, यानी जो हमारा निदानात्मक होता है वो समस्या का पता लगाता है और जो उपचारात्मक शिक्षण होता है वो समस्या किस प्रकार से दूर की जाए वो उस पर कार्य करता है। बालक में गणित अधिगम संबंधी समस्याओं को पता करने के उपरांत उनकी जितनी समस्याएं होती हैं उनको समाधान के लिए जिन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें उपचारात्मक शिक्षण विधि के नाम से जानते हैं। तो आपने समझा कि उपचारात्मक शिक्षण विधि क्या है, निदानात्मक प्रशिक्षण क्या है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। यह एकदम चैप्टर वाइज है, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन जरूर दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।